जय श्री राम बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जीपी बेस्ड सिस्टम, नंबर बेस्ड सिस्टम और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड मीन्स। व्हाट आर मीन्स? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। वैसे आपका बिहेवियर मीन नहीं होना चाहिए, स्पेशली लड़कियों। स्टॉप बीइंग मीन टुवर्ड्स बॉयज। और लेकिन मीन पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैथ्स में आता है। खैर, इफ फॉर एन एपी, ये होमवर्क के 3 सवाल थे तो इनको डिस्कस करने से स्टार्ट करते हैं। इफ फॉर एन एपी एस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू था जो नहीं आया, एंड एस क्यू इक्वल टू पी, फाइंड एस पी क्यू। अच्छा चलो देखते हैं सवाल क्या कहता है। पहला सवाल, एस पी की वैल्यू क्यू दिया है और एस क्यू की वैल्यू पी दिया है। तो फिर मैं कहता हूँ कि, और इसने बोला ये एपी भी है। अच्छा ठीक है, तो ये बन गया पी बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी वैल्यू क्यू है, एंड क्यू बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी वैल्यू पी है। तो एस पी क्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई? एस पी क्यू बन जाएगा पी क्यू बाय टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पी क्यू बराबर पी क्यू बाय टू इंटू ए प्लस एल का होल स्क्वायर, पी क्यू बाय टू स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, पी क्यू बराबर पी क्यू बाय टू ए प्लस एल, ठीक है, पी क्यू बाय टू ए प्लस एल मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस एल बाय टू। ठीक है, ऐसे लिख लिया। ये मुझे निकालना है और इसकी वैल्यू बन रही है टू पी क्यू अपॉन ए प्लस एल। ये बन जाएगा पी क्यू बाय टू ए प्लस एल, और ए प्लस एल की वैल्यू क्या बन रही है मेरे भाई? टू पी क्यू अपॉन टू क्यू बाय पी, दैट इज इक्वल टू, और यहां से क्या बन रही है? टू पी क्यूब अपॉन टू पी बाय क्यू। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज बन रही है, टू पी क्यू बाय टू क्यू बाय पी एंड टू पी क्यू बाय टू पी बाय क्यू। तो अब आपको यहाँ पे एक स्टेप और करना होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मेरे पास p बाय क्यू बराबर q बाय पी होना चाहिए। सही बात, मतलब p इज इक्वल टू प्लस माइनस q होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। और क्योंकि ये तुम्हारे टर्म्स है तो p इक्वल टू q होगा, तो तभी हम ये चीज डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तभी ये चीज एस पी इक्वल टू क्यू एंड एस क्यू इक्वल टू पी आई थिंक डिफाइन हो पाएगी। ठीक है, या P इज इक्वल टू क्यू के लिए एस पी क्यू एग्जिस्ट करेगा। तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क है कि मेरे को एस पी प्लस क्यू के बारे में फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई ये तो है ना, तुम्हें जनरल एजी, मतलब डिफरेंस इन एपी अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम कर सकते हो ना। तुमने स्टार्ट किया देखने से, हर एक में टू एन माइनस वन टर्म्स है फॉर एन इक्वल टू वन टू लेके एन, है ना, जो भी है टू टू सा, है ना। और यहाँ पर देखो लास्ट टर्म इज ऑलवेज एन स्क्वायर, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, और मतलब टू स्क्वायर से लेकर उतने टर्म जब तक तुम टू एन माइनस वन तक नहीं जाते। ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस टू,
और ये कितने टर्म्स तक जाना चाहिए, 2n-1 तक। तो मानते हो मेरी बात, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2n टर्म्स होंगे, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -1, n स्क्वायर -2 एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर -2n। हाँ बिल्कुल, तो ये 2n-1 टर्म्स हो जाएंगे, है ना, 2n-1 टर्म्स हो जाएंगे। अब इसका सम क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी ये p है, कितने टर्म्स है इसमें, 2n-1/2, 2n-1/2 इंटू a प्लस l। तो ये बन गया 2n-1/2 और एक 2 कॉमन ले लो और n इंटू n-1 हो गया। ठीक है, तो एक तरफ तो तुम्हारे पास बन रहा है 2n³ मतलब 2n-1 इंटू n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये बन जाएगा, इसमें n की वैल्यू 8 डाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था होमवर्क का, लास्ट क्वेश्चन दिया था इफ रूट्स ऑफ दिस आर इन एपी देन फाइंड p माइनस क्यू प्लस 48, है ना। तो इसमें कुछ रखा है क्या, 4 रूट आएंगे, 4 रूट कैसे लेंगे अपन ने सीखा था, a-5d, a-3d, यही लिए थे 4 रूट। क्या लिए थे, ये थे a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये थे 4 रूट। तो 4a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, सम ऑफ रूट लेके 24, तो a की वैल्यू 6 आ गई दोस्त। और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लो, 6 - 3d इंटू 6 - d इंटू 6 + d इंटू 6 + 3d। और ये कितना होना चाहिए मेरे भाई, ये होना चाहिए 0, है ना, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स फिर 0 हो गया तुम्हारा। तो अगर ये 0 है तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, 18 माइनस 36 - 9d स्क्वायर इंटू 36 - d स्क्वायर, ये बराबर 0। तो यहाँ से दो, तुम्हारे पास d की बहुत सारी वैल्यू आ गई, d बराबर +-6 या फिर d बराबर +-4। अब प्लस माइनस तो मैटर करेगा नहीं, क्योंकि a-3d a+3d है ना, वो माइनस प्लस तो फ्लिप्स है बेसिकली जो है। पर तुम्हारे पास बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज, तो 2 डिस्टिंक्ट तुम्हारे पास सेट ऑफ रूट्स बनेंगे, 8 6 तो लेके 4 तो लेके। अब तुम -6 डालोगे तो सेम सेट ही बनेगा, ये बात फील कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ -3d, अब यहाँ -6 डालोगे या यहाँ +6 डालोगे, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये जो था तुम्हारा एपी का होमवर्क था। अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। ये काइंड ऑफ नंबर थ्योरी है, बट ये जो है तुम्हारे इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है जीपी में और आईआईटी में, थोड़ा सा इस बार एक आध बार मतलब 2023 में ही आया है ना, तो फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पढ़ाया भी जाए, और मैं वैसे भी पढ़ाता ही हूँ। बेस सिस्टम, बेस सिस्टम क्या होता है ना, कुछ टीचर्स इसे लॉगरिथम में पढ़ाना पसंद करते हैं, मैं इसे सीक्वेंस एंड सीरीज में लेना पसंद करता हूँ। ठीक है, बेस सिस्टम क्या होता है बेटा, बेसिकली डिजिट्स का सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर सिस्टम बेस बी में बात कर रहा हूँ ना, तो बेस बी मतलब क्या होता है, नंबर्स formed using numbers formed using digits, numbers formed using digits 1 to 0 to b minus 1, 0 to b minus 1। ठीक है,
तो टोटल जितनी डिस्टेंट डिजिट्स हो जाए बी डिजिट्स। अगर मेरे पास टोटल बी डिजिट्स है और 0 से b माइनस 1 के बीच है ना, तो जैसे मान लो बेस 10 की बात करते हैं तो ये होता है वो जिसमें हम सारे नंबर लिखते हैं 0 1 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, फिर एक होता है बेस 2। बेस 2 में कौन से दो नंबर यूजर हो जाए 0 1। ये होता है बेटा बाइनरी। दिस इज व्हाट योर बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में से दो डिजिट्स होती है 0 या 1। ठीक है, तो बेस बी इज नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 टू b माइनस 1 बी डिजिट्स। 10 होता है 0 से 9 तक, इसको बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, अगर से दो डिजिट हो 0 1 तो वो होता है बाइनरी। सिमिलरली एक तुम्हारा होता है हेक्साडेसिमल और एक होता है ऑक्टल। हेक्साडेसिमल मतलब b की वैल्यू हो गई 6 और डेसिमल मतलब b की वैल्यू हो जाए 10। ठीक है, तो ये होता है आपका बेस सिस्टम। ठीक है, सिंपल। अब बेस सिस्टम में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और बेस सिस्टम में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो होता है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू बेस बी। पहले तो ये आपको आना चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं देखो, समझना। अब अगर मैं ये रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, जो भी मेरा नंबर है ये जो तुम बेसिकली देख रहे हो, क्या तुम्हें मॉड्यूलो इससे याद नहीं आ रहा है 0 1 0 टू b माइनस 1 0 1 2 से लेकर b माइनस 1। ये बेसिकली कौन सा क्लास ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलो बी। मॉड बी अगर मैं लूं, मैं b से डिवाइड करूं तो यही सेट ऑफ रिमाइंडर्स पॉसिबल है। तो कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू बेस बी कैसे होगा, है ना। बेस 10 से बेस बी जाना है तो कैसे होता है, लेट अस से 53 है बेस 10 में और मुझे इसे बेस 5 में लिखना है। ठीक है, तो भाई मेरे को तो वो सारे नंबर, मुझे इतना पता है इसमें जो भी नंबर आएंगे वो वही आएंगे जो 0 से 5 के 0 से 4 में हो, मतलब रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 5। तो ठीक है, मैं करता जाऊंगा। तो 10 आया, 3 का रिमाइंडर, फिर 5 गए 2 0, फिर 5 है ना 0 और यहाँ 2। जब तक ये नंबर तुम्हारा 0 नहीं बन जाता है तब तक तुम डिवाइड करते रहोगे। तो दिस बिकम्स आपका 203 बेस 5। सिंपल। कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू एनी बेस भी समझ है, डिवाइड करते जाना है। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है, क्वोशंट है और ये तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट। आई थिंक ये बात तुम इजीली समझ जाओगे ना कि हम लोग रिपीटेड डिवीजन करते रहते हैं। अच्छा, अब इसका रिवर्स करना है, जैसे बेस बी टू बेस 10, ये इजी होता है। बेस बी टू बेस 10। लेट अस से एक नंबर तुम्हें दिया है मैंने, लेट से मैंने तुम्हें नंबर दिया है। अच्छा, बेस बी टू बेस 10 तो ठीक है, पर लेट्स इसको तुम इजीली समझ सकते हो। अगर मैंने तुम्हें 123 बेस 10 लिखा है तो तुम इसे ऐसे नहीं लिखते थे अपने बचपन में, 3 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 लिखते थे ना मेरे भाई। सही सही बताओ, बेस बी टू बेस 10 करते टाइम तुम इसे ऐसे लिख देते थे, है ना। ये बात तो समझ आती है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास 1011 बेस 2 है तो अब ये ऐसे बन जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2 इंटू सॉरी प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक एन बेस का एक बेस बी में नंबर है
है ना, n डिजिट का एक नंबर है बेस b में, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a1 इंटू बी की पावर 0 प्लस a2 इंटू बी की पावर 1 एंड सो ऑन टिल an इंटू बी की पावर n-1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया, आती है सर ये बात समझ में, बहुत अच्छे से आ रही है सर, फील आ रहा है कैसा सब चल रहा है। मैंने बोला अच्छी बात है, अब थोड़ी और चीजें फील करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अब अपन एक बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इन बेस बी। ठीक है, लेटर से मैंने तुम्हें कोई नंबर दिया n। ठीक है, और वो मान लो है तुम्हारा लेट से 1053। अभी बेस 10 की बात करते हैं। ठीक है, 1053। ठीक है, अब तुम्हें इसका नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। अगर तुम्हें ऐसे ही मैं नंबर दे दूं तो बोली तो जैसा देख के ही पता चल रहा है 4 डिजिट है, लेकिन कोई कुछ फॉर्मूला कुछ पैटर्न बनता होगा ना यार, कि हम बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इतनी है। ध्यान से सोचो अपन कैसे सोचते हैं नंबर ऑफ डिजिट से लिए, यहाँ से थोड़ा तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला खेल शुरू होता है। तुम एक बात मानते हो मेरी? बात मानते हो ये ना? माननी तो पड़ेगी, और कोई चारा है नहीं तुम्हारे पास। अगर मैं इसी नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ढूंढूंगा, देखो मैं क्यों ढूंढूंगा, सबसे पहले तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों ढूंढूं, मैं नियरेस्ट पावर ऑफ 10 क्यों ढूंढूं। तो इसका अब अपन नंबर ऑफ, इसका अपन थोड़ा रिकर्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेटर से ये मेरा नंबर है n। अगर मैं इसमें से ये डिजिट एक हटा दूं तो जितना डिजिट्स इसमें है उसमें 1 प्लस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? आओ समझाते हैं। देखो, सारे 1 डिजिट नंबर हो जाए तुम्हारे पास, ये 1 2 0 1 2 3 से लेकर 9, ये हो जाए तुम्हारे 1 डिजिट नंबर। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n 1 से लेके 9 के बीच में आता है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट्स, लेट अस से ये फंक्शन है f ऑफ n। ठीक है, f ऑफ n से मान लो डिनोट करते, तो f ऑफ n की वैल्यू हो जाती है 1। अब लेट अस से मेरे पास 2 डिजिट नंबर सारे, मतलब 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, एंड ऐसे। तो यार ये 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर का ही तो मिक्स है। मतलब फिर हो क्या रहा है 99 तक। सबसे बेसिक यूनिट तो ये है मेरे पास, जिसके बारे में मुझे पता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ f ऑफ n बराबर 1 प्लस f ऑफ n-1। यहाँ लिखना गलत हो जाएगा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा क्यों। 1 प्लस f ऑफ n-1 नहीं, नंबर ऑफ डिजिट एक कम हो जा रही है। तो बेसिकली 1 प्लस एफ एन का मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस fn-1, नो डाउट। लेकिन f ऑफ n-1 में एफ एन के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं एक नंबर गायब कर दूं, अगर मैं यहां से ये डिजिट गायब कर पाऊं, है ना, लेट्स से 1051, ये मेरा नंबर था। अगर मैं ये 1 पहले गायब कर दूं तो ये 3 डिजिट बचेगी, और ये 1 मैं गायब कैसे कर सकता हूँ? 1 मैं कैसे गायब कर सकता हूँ सोचो। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/10 ले लूं तो गायब हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ n बराबर 1 प्लस f ऑफ n/10, ये हमारा रिकर्शन बनेगा। तो ये बन गई तुम्हारे पास एक सीक्वेंस, ये बन गया तुम्हारे पास क्लोज्ड फॉर्म। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
तो एफ ऑफ एन बराबर 1 प्लस एफ ऑफ एन बाय 10। ये तो टफ लग रहा है यार सॉल्व करने में, देखते हैं। लगेगा, अभी लगेगा, बट अभी अपन देख लेंगे कैसे होगा। बट आई होप तुम्हें यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि ये कैसे बना, और इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 10। अब आई थिंक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एक बार डिस्कशन करा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच सी वैल्यू कुछ इंटीजर है आई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बेटा अपना एक्स बेसिकली आई से जस्ट बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए और आई प्लस 1 से छोटा हो जाए। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, इतना हमें पता है, अभी बहुत डीप में नहीं गए, अभी जाएंगे। तो एफ ऑफ एन जो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन बाय 10, ठीक है। और ये रिकर्शन अब मुझे सॉल्व करनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड होता है आप समझो। तो अब तुम्हें एक चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, देखो तुम्हें अब एक चीज और समझ आएगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस सम वैल्यू आर, ये इंटीजर नहीं है, इसको मैं एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर आर लिख दूं, क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्स बराबर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एच सी होगा अगर एक्स इज एन इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर, ठीक है। और अगर ये r मेरा 0 से 1 के बीच में हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r बराबर 0। तो इसी चीज को यूज करते हुए क्या मैं ऐसे लिख दूं, n इज इक्वल टू 10 टाइम्स k प्लस r, और r मुझे पता है 0 से बड़ा या इक्वल हो जाओ 10 से छोटा हो जाओ। तो अब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 10 क्या आ जाएगा दोस्त, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 10 अपने पास आएगा k आ जाएगा सिंपली। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है एफ ऑफ 10k प्लस आर बराबर 1 प्लस एफ ऑफ के, और ये अब मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। बट यहाँ मैं इससे भी अच्छा सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ, है ना, यही हमें सोचना रहता है सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल आ जाए जो मुश्किल करेगा, यही मैं n की जगह 10 टू दी पावर m डाल दूं तो और अच्छा है ना यार, फिर तो किस्सा खत्म, क्योंकि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 टू दी पावर m माइनस 1, तो ये बेटर है, n की जगह 10 टू दी पावर m डाल दो, तो f ऑफ 10 टू दी पावर m बराबर 1 प्लस f ऑफ 10 टू दी पावर m माइनस 1, ठीक है सर, समझ है। अब ये रिकर्शन हमें सॉल्व करनी आती है, हम m की जगह पहले अब m माइनस 1 रखेंगे, तो f ऑफ 10 टू दी पावर m बन जाएगा 2 प्लस f ऑफ 10 की पावर m माइनस 2। इन जनरल मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ 10 टू दी पावर m बन जाएगा k प्लस f ऑफ 10 टू दी पावर m माइनस k, और अब मुझे पता है f ऑफ 1 की वैल्यू पता है, तो मैं k की जगह m डाल दूँ, तो f ऑफ 10 टू दी पावर m बराबर m प्लस 1, कुछ ऐसा। तो m f ऑफ 10 टू दी पावर m प्लस 1 है, तो f ऑफ m यहाँ से तुम्हारे पास से आएगा, है ना। तो यहाँ से तुम्हें 10 टू दी पावर m हटाना है, तो m की जगह तुम क्या डाल दोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग n, है ना। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा f ऑफ बेस 10, है ना, लॉग n बेस 10 या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो f ऑफ n तुम्हारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग n बेस 10 प्लस 1। क्या ये स्टेप समझ आई? देखो हमने बोला था n बराबर ले लो 10 की पावर m, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट वो हो सकता है कि यार तुम्हारा बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n मैं बोल रहा हूँ 10 की पावर m,
ऐसा तो जरूरी नहीं है हर एनी 10 की पावर ही होगा, बट हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया ताकि ये रिकर्शन सॉल्व करने में आसान हो जाए, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तुम मान सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n तो 10 की पावर m मान लिया, तो n तुम बोलते या 10 की पावर m से 10 की पावर m प्लस 1 में आता, वैसे भी सॉल्व करते यही बनता। ठीक है, और फिर अपन ने m की जगह क्या डाल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग n बेस 10। अब 10 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग n बेस 10 अप्रोक्सीमेटली n ही आएगी। इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो जी, मुझे इंटीजर्स में ही डील करना है, n हमेशा इंटीजर होता, तो f ऑफ n की वैल्यू आ रही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log n बेस 10 प्लस 1। तो ये हो गया सॉल्विंग ऑफ रिकर्शन। आई हो तुम्हें रिकर्शन सॉल्व करना है, ये अप्रोच याद रखना जो अपन ने किया, n की जगह 10 की पावर m डालना। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होगी, ये आगे चलकर बहुत हेल्पफुल होगी। दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली इस टाइप की में अपन ने जो ये वाला सब्स्टिट्यूशन किया 10k प्लस r, ये भी मदद करती है, मैं बताऊंगा कहाँ पे, है ना। तो ये दोनों मैनिपुलेशन याद रखना है। यहाँ पे इसलिए नहीं मदद की क्योंकि दो वेरिएबल बन जाए, वो रिकर्शन सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम जाती, तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो f ऑफ n इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log n बेस 10 प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पर अपन ने बेस 10 की बात की, तो अगर जो बेस b होता तो नंबर ऑफ डिजिट से हो जाते। अब f ऑफ n कॉमा b, तो n तुम्हारा नंबर है और b तुम्हारा बेस है, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log n बेस b प्लस 1। ठीक है, तो इस पर बेस क्वेश्चन आपके विकास गुप्ता में भी दिया हुआ है, इस पर बेस क्वेश्चन ISI में भी आए हुए हैं। जेई ने अब तक इस पर बेस सवाल नहीं पूछा है, बट अब जेई पूछ भी ले तो आई थिंक हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें पूरा इंटरनल पता है कि ये डिराइव भी कैसे होता है। तो विकास गुप्ता सर ने तो काफी इजी सा सवाल पूछा था कि अगर 2 की पावर 2010, और ये उस दिन मैं जब डाउट सॉल्व कर रहा था पता नहीं क्या क्या कर रहा था, इसलेट से तुमने लिखा an इंटू 10 की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल a1 टाइम्स 10 प्लस a0। तो अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए बेसिकली, है ना, n की वैल्यू बतानी है, तो मानते हो ना मेरी बात, n क्या हो जाए, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाए, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग ऑफ 2 की पावर 2010 बेस 10 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 2010 टाइम्स लॉग 2 बेस 10, ये 0.3 आएगा समथिंग, प्लस 1। ये कैलकुलेशन कर लोगे तुम, बस इतना सा करना है तुम्हें, तो 604 आएगा आई थिंक, सॉरी। ठीक है, 604 विल बी द आंसर। बस ये था ये सवाल। तो ये हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स इन बेस बी का सिंपल सा एप्लीकेशन। ठीक है, अब ISI में एक क्वेश्चन आया था जो लिमिट से साथ मिक्स्ड था, तो हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको लॉगरिथम्स में वैसे नंबर ऑफ डिजिट्स पर बेस सवाल दिया था, है ना, आई थिंक मैंने फॉर्मूले के साथ दिया था, है ना, तो वो क्विज में था। ठीक है, तो वो क्विज वाला सवाल मैं आपको वापस से भेज दूंगा, दे दूंगा ग्रुप पर। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा अच्छा मटेरियल मिलता रहे, क्विजेस मिलती रहे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप में फ्री का मटेरियल बहुत सारा अच्छा अच्छा, कुछ मेरा बनाया हुआ, कुछ दुनिया इंडिया की सारी इंस्टीट्यूट आता रहता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी थ्योरी जो होती है आपके बेस सिस्टम में। ठीक है, अब आप एक चीज मुझे बताओ कि b टू द पावर ऑफ m फॉर एनी बेस b अगर मुझे तुम्हें निकालने मैंने दे दिया, तो कैसे निकालोगे, और एनी बेस b टू द पावर m, है ना। जैसे हम बोलते हैं यार 10 टू दी पावर m हो गया 1 और 0 0 0, है ना।
टू, लेकिन ऐसी मान लो मैंने 2 to the power m बेस 2 में बोला तो वो भी होता है 1 0 0। तो हम बेसिकली बोलते हैं कि 2 to the power m बेस 2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 to the power m बेस 10। बट ये कैसे होता है, ये प्रूफ कैसे होता है, ये हमें देखना है। तो तुम्हें पता ही होगा कि b⁻m−1 अपॉन b−1। बेटा ये क्या बनेगा, 1 + b + b² एंड सो ऑन टिल b⁻m−1। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 10⁻0 + b × 10⁻1, सॉरी इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ b⁻m−1 अपॉन b−1। ये होता है ना, मुझे तो अगर b⁻m चाहिए तो b⁻m क्या बन जाएगा, 1 + b−1 टाइम्स दिस। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, 1 + b−1 इंटू 1 + b + b²। ये तो तुम्हारा ये बन गया m−1 टाइम्स। देखो ध्यान से, ध्यान से देख मुन्ना, बन रहा है m टाइम्स 1 + b + b² and so until b⁻m−1। तो b⁻m यहाँ से बन जाएगा 1 + b टाइम्स 1 1 1 m टाइम्स -1 1 1। और ये जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अब देखो b तो तुम्हारा बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं बेस b की बात कर रहा हूं तो b तो पॉसिबल है नहीं, तो 1 1 1 टाइम्स 1 है ना। जैसे मान लो बेस 10 की बात कर रहे हैं, है ना, बेस 10 की बात कर रहे हैं इंटू b कह रहा है इधर। तो मान लो जी मेरी बात, ये तो तुम्हारा b जो बनेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर पे जो नंबर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, 0। b mod b तो 0 ही होगा, तो ये नंबर हमेशा 0 होगा। तो 1 + 1 0 0 m टाइम्स -1 1 1 ये। तो ये तुम्हारा सिंप्लीफाई हो के क्या बनेगा, 1 and 0s m टाइम्स। और ये तो हमें पता ही है 10⁻m होता है बेस 10 में। तो ये सब प्रूफ है, ठीक है, दिस इज द प्रूफ। आई होप तुम्हें ये स्टेप समझ में आई हो, अगर नहीं आई तो तेरा 1 1, मैंने क्या बोला, किसी भी बेस सिस्टम b में डिजिट्स तो 0 से b-1 ही होती है, उसके बाद कोई भी डिजिट आती है। जैसे मान लो बेस 10 में कर रहे हैं ना, मान लो 676 × 42 किया तो ये 6 2 12 बनता है, लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ 2 लिखते हैं यूनिट डिजिट, है ना, अपन उसे बेस 10 करते हैं। अब अगर मैं किसी और नंबर सिस्टम में हूं तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी बेटा, बेस b, तो मॉड्यूलो b हो जाएगी ना। तो इसलिए मैंने बोला कि मॉड्यूलो b जो है वो अगर मैं कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। एक बार हैंड से खुद से जब ये प्रूफ करोगे ना तो बहुत अच्छी फील आएगी, तुम्हें लगेगा कि सब क्लैरिटी से चल रहा है। नहीं करोगे खुद से प्रूफ तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जब तुम आगे सीएससी लेके पढ़ोगे, अगर तुमने सीएससी लिया तो तुम्हें समझ में आएगा बिट मैनिपुलेशन, तब तुम्हें और अच्छा लगेगा। बट अभी हम लोग बिट मैनिपुलेशन में तो उतना नहीं जाएंगे, हालांकि मैं कर रहा हूँ ना सवाल,
जो ओलंपियाड के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है। बट फिलहाल अपन देखते हैं कुछ बेसिक से सवाल, ठीक है। तो लेट अस टेक नाउ सम क्वेश्चंस, ठीक है। और है ना, ये तो एलिमेंट्री लेवल है। पहला सवाल देखते हैं। अ थ्री डिजिट नंबर in base 11 a three digit number in base 11 reverses its digits in base 10 in base 9, ठीक है। तो find the number, ठीक है। ये हमारा सवाल है। आओ इसका सोल्यूशन समझते हैं। थ्री डिजिट नंबर इन बेस 11 दैट इज x y z बेस 11 रिवर्सेस इट्स डिजिट्स, तो रिवर्स कर दोगे तो z y x बेस 9, ठीक है। तो अब हमें ये नंबर्स ओपन करने आते हैं, दोनों जो बेस 10 में ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, z इंटू 11 की पावर 0 प्लस y इंटू 11 प्लस x इंटू 11 स्क्वायर, ये बराबर x इंटू 9 की पावर 0 प्लस y इंटू 9 प्लस z इंटू 9 स्क्वायर। ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब अपने पास क्या बन रहा है, x में बन रहा है x इंटू 120 प्लस y इंटू 2 प्लस z इंटू -80, ये बन रहा है 0। तो 120x प्लस 2y माइनस 80z बराबर 0। तो y बराबर 40z माइनस 30x, और 40z माइनस 30x तुम्हारा, एक मिनट कैलकुलेशन एरर हुई क्या, लग तो नहीं रहा। -80z सही है, 121 120 आती, ठीक है ठीक है। तो 2y बराबर, तो y बराबर बन रहा है आपका 40z माइनस 30x, और z और h आपके जो है ऑब्वियस सी बात है, a three digit number in base 11 reverses its digit in base 9। अब क्योंकि ये डिजिट्स बेस 9 में है तो x y z जो है वो तुम्हारे, क्योंकि ये बेस 9 में भी आ रहे हैं ना सेम डिजिट्स, तो ये 1 से लेके 8 तक में ही होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 8 में ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम है, 40z माइनस 30x बन रहा है ना ये कैलकुलेशन एरर हो रही क्या यार, और क्या बन रहा है, क्योंकि यार ये चीज तुम देखोगे अगर किसी मिनिमम वैल्यू तो 10 आएगी, क्या 10 से तुम कम कर पाओगे, मतलब नेगेटिव में तो कर सकते हो, पॉजिटिव में तो कर ही नहीं पाओगे। 40z माइनस 30 से ये 10 टाइम्स क्या बनेगा, 4z माइनस 3x, और इसी मिनिमम वैल्यू तुम्हें पता है 1 ही आएगी। Am I missing something here? A three-digit number in base 11 reverses its digits in base 9. Find it. क्वेश्चन तो यही है, थ्री डिजिट नंबर इन बेस 11। देख लेता हूँ बेस 11 ही है या नहीं।
ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो रही। ये 2 है ना, तो यहाँ पे 60 आता। अब ठीक है, तो y बराबर यहाँ से अब हो जाएगा। अच्छा, अब समझना, ठीक है, अपन एक पॉइंट मिस कर गए कि y 0 भी तो हो सकता है। ये 1 से नहीं, 0 से 8 आएगा ना यार, मैं ही भूल गया था पीछे। तो 30 टाइम्स 2z माइनस x। अब भाई इसकी वैल्यू 30, इसी वैल्यू से 0 ही पॉसिबल है, वरना तो ये 9 से 8 से बड़ी चली जाएगी। तो x बराबर 2z होना चाहिए। तब तुम्हारे पास आ गया। अगर कौन कौन से पेयर पॉसिबल है, 104, ठीक है, सॉरी, z की जगह अगर लेटेस्ट से मैंने 1 डाला तो 102 बेस 9 बराबर 201 बेस 11 पहला। फिर यहाँ पे अपन 2, तो z बेसिकली 1 से लेकर 4 तक हो सकता है, और करेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यूज बनेगी 2, 4, 6, 8, और y हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, हो गया ये नंबर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है ना, कीप अटेंशन की वो वहां पे 0 हो जाना था ना। नेक्स्ट है कि 1 2 3 4 3 2 1 बेस b is a perfect square for any base b। for any base b, ये आपको प्रूफ करना है। आओ सोल्यूशन समझते हैं। तो 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 4 बीच में। इस टाइप का कुछ नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन इन एनी बेस बी अगर आप करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हमने बोला ठीक है, लिखते हैं। ये इस तरह से कुछ ओपन अप होगा। तो ये बन रहा है बी टू दी पावर 6 प्लस 2 बी टू दी पावर 5 प्लस 3, या तो यहाँ से 1 2b 3b स्क्वायर 4b क्यूब। ठीक है, इतना पार्ट देखो और इतना पार्ट देखो, 3b टू दी पावर 4 2b टू दी पावर 5 b टू दी पावर 6। क्या मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर रेशियो जो है वो जीपी में है, और ये वाले पार्ट 1 2b है ना, रिमेनिंग पार्ट एपी में है। तो इस समय अगर सॉल्व करना है, लेटर से S1 बराबर मैंने ये ले लिया 1 प्लस 2b प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4b क्यूब। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, अब वे अपन एजीपी अलग से भी पढ़ेंगे। रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो b प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3b क्यूब, और दोनों तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो S1 टाइम्स b माइनस 1 बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो S1 बन गया 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन b माइनस 1। सिमिलरली ये S2 भी हमें बनाना पड़ेगा, सिमिलरली S2 भी बनाना पड़ेगा। S2 क्या बन रहा है, 3b टू दी पावर 4 प्लस 2b टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 6। ये मेथड याद रखना, ये डिफॉल्ट मेथड है एजीपी सॉल्व करने का। ऐसे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है यहीं पे पढ़ के छोड़ दिया। ए बी से मल्टीप्लाई करो और टर्म्स को शिफ्ट करके लिख दो। लॉजिक तुम समझ ही रहे होगे कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस है एपी में, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आके सम अंदर जीपी बन जाएगा। तो बस इतना सा लॉजिक रहता है। 3b टू दी पावर 5 प्लस 2b टू दी पावर 6 और b टू दी पावर 7 चला जाए बाहर। ठीक है,
यहाँ पे बाहर क्या दिया होगा 4b⁴ जो अपन लिखना भूल गए थे। तो जब अपन ने किया तो यहाँ पे प्लस 4b⁴ भी रहा होगा, और यहाँ से आपके पास से आ जाए तो करोगे सब्ट्रैक्ट तो S2 बन जाएगा 3b⁴ प्लस b⁴ माइनस b⁵ माइनस b⁵ डिवाइडेड बाय b-1। तो अब आप S1 प्लस S2 कर दो, अब आप S1 प्लस S2 कर दो और देख लो तुम्हारे पास क्या बन रहा है। तुम पाओगे कि तुम्हारे पास b³ माइनस b² माइनस b-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा S1 प्लस S2 करोगे तो, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली। ठीक है, अब एक और सिंपल सा सवाल लेते हैं। लेट से मैंने तुम्हें बोला 100 की पावर 25 माइनस 25, इसी से अमाउंट डिजिट्स बतानी है। ठीक है, तो 100 की पावर 25 मतलब 10 की पावर 50, मतलब 1 फॉलोड बाय 50 जीरोस माइनस 25 क्या होता जाएगा? 10 में से 5 है 5, 9 में से 2 है 7। बेटा ये 2 जीरो हटा दिए तो अब कितने डिजिट बचे? 48 डिजिट। मानते हो मेरी बात? यहाँ से अब ये सारे 999 होते जाएंगे और ये 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएंगे, तो ये आएंगे 47 और ये 2, मतलब 5 प्लस 7 प्लस 9 इंटू 47। क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? समझना, 10 में से 5 है 5, 9 में से 2 है 7। अब जैसे ये 9 बना और यहाँ पे सब 0 ही होंगे, तो ये सारे 0 9 बनते जाएंगे, ये सारे 0 9 बनते जाएंगे और ये 1 अकेला जो है वो 0 बन जाएगा। तो ये सारे 9 कितनी बार आए बेटा? 47 टाइम्स आए, और ये फिर 5 आए और 7 आए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। आपको प्रूफ करना है या आपको फाइंड आउट करना है कि 666 n times is a whole square plus 8888 n times, इसकी क्या वैल्यू बनेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं यार, ये काफी अच्छा सवाल है ना, ये बढ़िया सवाल है। वो समझते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पहला नंबर देते हैं ना, पहला नंबर उसने दिया है 666 बेस एन होल स्क्वायर। क्या पहला नंबर मुझे ऐसा दिख रहा है? 6 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 स्क्वायर and so on till 6 into 10 to the power of n minus 1 whole square। ये बन जाएगा 36 टाइम्स 1 plus 10 square and so on till 10 to the power of n minus 1। ये बन जाएगा 36 टाइम्स 10 to the power of n minus 1 plus 1, मतलब r की पावर n, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए इसमें? n हुए ना, 10 की पावर 0 से 10 की पावर n माइनस 1, तो 10 की पावर n माइनस 1 बाय 10 माइनस 1, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू दी पावर n माइनस 1। हाँ, ये बड़ा अच्छा निकला। 10 की पावर n माइनस 1 अपन ने अभी समझा था, ये होगा 999 n माइनस 1 टाइम्स। मानोगे मेरी बात भाई? 10 की पावर n क्या होगा? n जीरो और 8 माइनस 1 करोगे तो 10 में से 8 जाए 9 9, ये सारे 9 होते जाएंगे और ये 0 हो गया।
तो ये कितने डिजिट्स हुए, n-2 डिजिट थे, उसमें से एक और चला गया, या n है ना, ये n डिजिट थे ना, तो ये बेसिकली तुम्हारे n-2 हो जाते हैं और +1 ये वाला एक और, तो n-1 टाइम्स और डिवाइड में 9 है, तो ये बन जाता 36 टाइम्स 111। सही बात। अच्छा, और इन सबका होल स्क्वायर से है ना, 36 टाइम्स 1111 होल स्क्वायर ऐसा आता। अब सिमिलरली ये 8 8 8 8 8 n टाइम्स जो है, ये तुम्हारा सिंपली क्या बन जाता है, 8 टाइम्स, आई थिंक अब सेकेंड नंबर तो तुम समझ ही गए होगे, n2 8 8 8 n टाइम्स है। अगर मैं इसी तरह से सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 टाइम्स, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, 1 1 1 1 n टाइम्स। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 1 1 n टाइम्स कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा दोस्त, 8 प्लस 36 टाइम्स 1 1 1 n टाइम्स, ये बचेगा। ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हें आई होप समझ आ रहे होंगे, जैसे अपन ने 10 की पावर n-1 निकाला, और अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि 10 की पावर n-1 बराबर 9999 n-1 टाइम्स, ठीक। अब ये 1111 और ये कितनी बार आएगा वैसे, 11111 गलती से n टाइम्स लिख दिया ना, ये n-1 हो गया, ये तो n है, और ये n-1 होगा, ये n-1 हो जाए, ये n-1 होगा, 1111 n-1 टाइम्स है, और इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में 36 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई में 36 आया। ये देख के बच्चे बोलेंगे अरे यार ये कैसे होगा सॉल्व। मैंने बोला कोई बात नहीं, 1111 इंटू 36 तो मुश्किल लग रहा है, पर 2 बार 6 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, 2 बार 6 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये क्या बन गया, 6 6, पहला मल्टीप्लिकेशन तो इजी, 6 6 6 6 6 n-1 टाइम्स, एक और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या बनेगा, 6 बना इधर, इधर भी, अब ये 999 चलेगा, मतलब ऐसा बनेगा, ये 6, ये कितने बार n-2 बार, इतने 9, ये वाले से 8 6 6 36, ठीक है। तो लेट से ये वाला यहाँ पे 3 आएगा, 6 6 36 प्लस 3 39 लिख के, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारे n-2 नाइन्स रहे होंगे, और ये दो, तो कितने डिजिट हो गए अब, n+1 डिजिट्स, और इनको इसमें तुम ऐड कर दो तो 8, इसमें 8 ऐड कर दोगे तो 8 से 14, और अब ये सारे 0 हो जाएंगे, और सिर्फ 4 बचेगा, और 4 का तुमने 11111 इस तरह से लिखा हुआ, अब इससे मल्टीप्लाई करके तुम बताना क्या बन जाए, ठीक है। लेट अस सी तुम्हें कितना समझ में आया है, तो हाथ से काम करके मुझे बताना, इसका फाइनल आंसर तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका फाइनल आंसर निकालना तुम्हारे लिए होमवर्क है, और ये अब नेक्स्ट क्लास में फाइनल आंसर डिस्कस होगा। यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर ये चीज समझ आ गई है, कितना लेक्चर हो गया अब तक, तो 1 घंटे का हो गया। फिर अब अपन आज से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको पूरा करके लाओ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक कहीं हुई है तो मुझे बता देना, कहीं हुई हो तो, हो सकता है हुई हो, मुझे नहीं पता।
है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मे भी हम लोग डीपीपी डिस्कस कर रहे हो। आपको एक मैं दूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अब अपन एचपी का डिस्कशन करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी क्या होता है, देखो एचपी एक वे ऑफ डिफाइनिंग है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि अगर A1, A2, A3 and so on till AN are in HP, if 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 and so on till 1 by AN are in AP, तो ये एक HP होती है अगर ये एक AP होती है, ठीक है। अगर ये AP है तो ये HP है, मतलब अगर हमें AP आती है तो हमें HP आता है, सिंपल। समझे समझे। तो बोलते हो कि 1/a और AP हम डिराइव कर ही चुके, तो हमें पता है हम HP भी डिराइव कर लेंगे। ये बेसिकली तुम्हारी 8 HP हो जाएगी ऑफ एन टर्म्स। ये हमारी 8 HP हो जाएगी ऑफ एन टर्म्स। अब अपन कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सिंपल सा लेते हैं पहले, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन है। इफ ABCD are in HP, prove that B plus C plus D by A, C plus D plus A by B, ठीक है। फिर आएगा A plus B plus D by C and C plus D plus C plus B plus A by D is an AP, ठीक है। ये जानना है, मतलब बहुत मजा आएगा, ये बहुत मजा आएगा। मैंने बोला ABCD आर इन HP, मैंने बोला यार 1/A, 1/B, 1/C और 1/D, यार ये भी एक AP होगा, ये तो AP होगा। अगर ABCD HP में, तो ये तो बाय डेफिनेशन AP होगा। अच्छा सोचो, ये AP में अगर मैं इन सबको किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो AP रहेगा। अगर मैं इन सबको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी तो AP ही होगा। भाई डिफरेंस बदलेगा क्या? तुम सोचो, 2, 5, 7, 9, 2 से डिफर कर रहे हैं। अगर मैं इन सब में इंटू 2 कर दूं तो भी तो डिफरेंस तो 2 का ही रहेगा, डिफरेंस तो 2 का ही रहेगा। तो मैं सबको A प्लस बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने बोला यार A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय B, A plus B plus C plus D by C and A plus B plus C plus D by D, ये किस में होगा? ये भी AP में होगा। और ये अगर AP में है तो यार अब मैंने ये स्ट्राइक कैसे किया? क्योंकि बेटा देखो, नीचे A था ऊपर A नहीं है, नीचे B था ऊपर B नहीं, नीचे C था ऊपर C नहीं है, नीचे D था ऊपर D नहीं है। वो यहाँ से आएगा अगर मैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं सेपरेट कर दूं तो 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई ए, 1 प्लस ए प्लस सी प्लस डी बाई बी, 1 प्लस जो एक और टर्म आएगी एंड 1 प्लस जो एक और टर्म आएगी। यार ये भी तो एपी में है,
और अगर 1 प्लस ये एपी में है तो ये टर्म्स इंडिविजुअली भी तो एपी में आएंगी, क्योंकि 1 तो हट जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 1 नहीं भी होता तो भी ये एपी में, 1 है तो भी एपी में, मतलब ये टर्म्स एपी में। समझे? समझे? अगर 1 नहीं होता तो भी तो एपी होती, तो क्या मैं इसे हेंस प्रूफ लिख दूं? क्या इस समय यहाँ से हेंस प्रूफ लिख दूं? भाई अगर मैं एपी के टर्म्स में कांस्टेंट ऐड भी करूंगा तो भी एपी रहेगी ना, क्योंकि सब में सेम कांस्टेंट ऐड हुआ है, डिफरेंस तो वही रहा, डिफरेंस तो वही रहा। ठीक है, तो तुम्हें अब एक सवाल देते हैं, तुम्हें हम एक सवाल देते हैं और तुम्हें ये करना है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड तो कर ही लोगे, थोड़ा सा अपन अच्छे वाले देते हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी and a plus x, b plus x, c plus x are in HP, find x। तो हम इसका सोल्यूशन देखें। ए बी सी आर इन जीपी मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए प्लस एच बी प्लस एच सी प्लस एच आर इन एच पी मतलब 1 upon a plus x, 1 upon b plus x and 1 upon c plus x are in AP। तो वहां से क्या रिलेशन बनेगा, 2 अपॉन बी प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन सी प्लस एक्स, ये अपन ने डिस्कस किया था। 2b इक्वल टू ए प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ से हमें एच सी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है करते हैं। 2 अपॉन बी प्लस एक्स क्या बन गया, ए प्लस सी प्लस 2x डिवाइडेड बाय AC प्लस एच टाइम्स ए प्लस सी प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, तो AC की तो वैल्यू मुझे पता ही है क्या बनेगी, बी स्क्वायर बनेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2AC प्लस 2x ए प्लस सी प्लस 2x स्क्वायर क्या बन रहा है ये, b टाइम्स ए प्लस सी प्लस h टाइम्स ए प्लस सी प्लस देखो 2x स्क्वायर प्लस 2bx, ऐसा ऐसा बन रहा है। तो यार ये और ये तो कट ही जाए, एच स्क्वायर वाली टर्म कट गई, सबसे पहली झंझट दी। ठीक है, अच्छा अब a प्लस सी, अब अपने पास कह रहा है h टाइम्स a प्लस सी बराबर h टाइम्स a प्लस सी माइनस 2 टाइम्स बी एक्स, ये क्या बन रहा है, b टाइम्स a प्लस सी माइनस 2ac। तो b कॉमन ले लें तो ये तो b स्क्वायर हो गया बेसिकली, तो ये बन गया a प्लस सी माइनस 2b, और यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बन गया, a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू b टाइम्स a प्लस सी माइनस 2b। अब उसने क्या बोला था कि ए बी सी जीपी में है और डिस्टिंक्ट है ना, एंड डिस्टिंक्ट मैं लिखना भूल गया, यहाँ डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट है। भाई अगर 3 नंबर जीपी में है और डिस्टिंक्ट है तो क्या वो एपी में हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ और एच सी वैल्यू में बी बोल सकता हूँ। अगर यहाँ मैं डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन नहीं करता तो हो सकता है नो सोल्यूशन आ जाता, लेकिन फिलहाल मैंने डिस्टिंक्ट बोल दिया है तो मैं सोल्यूशन बोल सकता हूँ। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क सवाल है, आपके लिए एक होमवर्क है, और उसके बाद एक अच्छा सवाल हम करेंगे। यहाँ पर होमवर्क आपके लिए ये है कि एच सी वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a की पावर n
y की वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी b की पावर n, और z की वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी c की पावर n। और आपको दिया है कि x y z आर फाइनाइट एंड इन hp। x y z फाइनाइट है एंड इन hp, then a b c are in। यहाँ पे आपको फिल करना है और इससे ऑप्शन है AP, GP, HP या फिर AGP। नहीं, AGP ऊपर डिस्कस हो गया तो ऑप्शन डाल दिया, ठीक है। AP, GP, HP, AGP, ठीक है। इजी सवाल, होमवर्क के लिए बिल्कुल सही है। अब एक अच्छा सवाल हम डिस्कस करते हैं, मतलब बहुत अच्छा है यानी पता नहीं, पर लंबा जरूर है, तो देख लो। An AP and an HP has the same first term, same first term and same first term and same last term। एक एपी है एक एचपी है जिसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है, ठीक है, एंड सेम नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेम नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ rth term from opposite ends है ना, opposite ends from two different series is independent of r, ठीक है। तो ये काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्या कह रहा है सवाल? An AP and HP has the same first term, same last term and same number of terms. Prove that product of rth term from opposite ends from two different series are independent of r। तो सबसे पहले तो लास्ट लाइन समझते। लेटर से अपने पास है ना सेम नंबर ऑफ टर्म्स बोला है, ये लेटर से एक सीरीज हो गई, ये लेटर से एक सीरीज हो गई। तो इसका लेटर से rth टर्म ये आएगा और rth टर्म फ्रॉम एंड क्या आएगा, n माइनस r प्लस 1। तो हमें ए आर इंटू बी एन माइनस आर प्लस 1 इसको आर के इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है ना, इसको आर के इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। आर टर्म फ्रॉम एंड तो तुम समझ ना ऐसा आएगा एन माइनस आर प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स होता है ए माइनस बी प्लस 1 में, तो ये एन है माइनस एक्स प्लस 1 बराबर आर, तो एक्स आ गया एन माइनस आर प्लस 1। जिससे ये समझ नहीं आया उससे लिए ये वाली गणित हमने बता दी, ठीक है। अब एक एपी है और एक एचपी है, तो लेटर से एपी ये है ए प्लस बी से लेकर ए प्लस एन माइनस 1 डी,
तो HPK and AP and HP has the same first term and same last term and same number of terms. ठीक है, अब जो HP बनेगी, HP क्या बनेगी, लेट अस से 1 अपॉन A प्लस 1 बाय A, 1 अपॉन A प्लस D and so on till 1 upon A plus number of terms तो सेम ही है, तो n minus 1 into D. अब उसने बोला है कि ये दोनों टर्म सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूँ A बराबर 1 बाय A एंड A प्लस n माइनस 1 D as 1 अपॉन A प्लस n माइनस 1 into D. ठीक है, तो मेरे पास A टाइम्स A की वैल्यू 1 आ गई और मेरे पास A टाइम्स A प्लस n माइनस 1 D इंटू A प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। और ध्यान से देखो तो A टाइम्स A तो 1 ही है, तो ये तो कट ही गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है इक्वेशन, n माइनस 1 इंटू D इंटू A प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D का होल स्क्वायर, ये बराबर 0। ठीक है, ये बराबर, अरे सॉरी, n माइनस 1 D n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू D, ये बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या प्रूव करना था कि A टाइम्स R है ना, तो rth टर्म ऑफ AP क्या बन जाएगा, A प्लस R माइनस 1 इंटू D मल्टीप्लाई विथ एंड टर्म कौन सी वाली, n माइनस R प्लस 1th टर्म ऑफ द AP ऑफ द HP, तो वो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन A प्लस n माइनस R प्लस 1, यही बनेगी ना, n माइनस R प्लस 1 इंटू D। ये मुझे प्रूफ करना है, तो जो मुझे प्रूफ करना है वो ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ से अपन को अगर सॉल्व करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन A प्लस R माइनस 1 इंटू D। तो अगर अपन स्मॉल d कॉमन ले ले तो क्या बन रहा है, n माइनस 1 A प्लस A प्लस D टाइम्स n माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और n माइनस 1 भी कॉमन ले लो तो D टाइम्स n माइनस 1, तो A प्लस D की वैल्यू तो 0 बन रही है। ठीक है, तो 1 अपॉन A प्लस R माइनस 1 टाइम्स D इंटू 1 अपॉन A प्लस n माइनस R D प्लस D। अब कैपिटल A प्लस D बन जाएगा माइनस A, कैपिटल A प्लस D क्या बन जाएगा, माइनस A, क्योंकि ये चीज 0 है, और माइनस A मतलब माइनस ऑफ 1 बाय A। अब आप सॉल्व कर लो, देख लो ये R के इंडिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, ये R से इंडिपेंडेंट आएगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा R के इंडिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से ये क्या बनेगा, 1 प्लस A टाइम्स R माइनस 1 इंटू D बाय A इंटू A टाइम्स n माइनस
आर इंटू डी -1, ये और ये तो चढ़ गया, रिमेनिंग है ये वाला टर्म और ये टर्म। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ये r-1d के साथ तुम कैसा खेल खेलना चाहते हो। यहाँ से तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, n -r-1 -n टाइम्स d, तो n -r d एक तरफ बन जाएगा और एक टर्म अलग चली जाएगी और वो कट के तुम्हारा कांस्टेंट आ जाएगा और रिमेनिंग जो है a एंड d में आएगा। तो ये यहाँ से हिंट हो गया और ये तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट इजी सवाल लेते हैं एचपी का, फिर अपन आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मीन्स, है ना। तो आपको दिया है a टू दी पावर x बराबर b टू दी पावर y बराबर c टू दी पावर z बराबर d टू दी पावर u, और आपको बोला गया है कि a b c d r n g p। तो मैंने आपसे बोला है प्रूव दैट x y z u r n h p। तो हमने सोल्यूशन दिया इधर, हमने बोला a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z और d की पावर u बराबर एक कांस्टेंट है k। ठीक है, और क्योंकि ये सारे जीपी में, तो मैं a की पावर x, b को मैंने लिख दिया a टाइम्स r इन जीपी, तो ये जीपी में, तो a r की पावर y, a r स्क्वायर की पावर z एंड a r क्यूब की पावर u इक्वल टू k। तो a की जगह आपने डाल दिया k की पावर 1/x, फिर आपने डाल दिया k की पावर, है ना, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है ये भी देखते हैं, x y z u। ठीक है, हमें तो x y z u के लिए चलना है। ठीक है, तो रहने दो, ऐसे लिख लो a की पावर x बराबर k है, फिर हमने बोला a की पावर y इंटू r की पावर y भी k है। ठीक है, फिर अपन ने बोला a की पावर z इंटू r की पावर 2z, ये भी k है, और यहाँ से हमें x y z ये सब एलिमिनेट करना है। ये भी k है। ठीक है, तो सबसे पहले a और r एलिमिनेट करते हैं, तो अपने आप आई थिंक हमारे पास रिलेशन आएगा। तो a की जगह मैं डाल देता हूँ k टू दी पावर 1/x, तो ये बन जाएगा k टू दी पावर ऑफ y टाइम्स 1 + 1/x, ये बेटा k बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, k टाइम्स k टू दी पावर ऑफ z टाइम्स 1 + 2/x, ये भी k बनेगा, एंड k टाइम्स u टाइम्स 1 + 3/x, ये भी k बनेगा। क्या मुझे यहाँ से तुम्हें आगे बताने की जरूरत है क्या होगा, तुम्हारे पास y टाइम्स 1 + 1/x की वैल्यू 1 आएगी, तुम्हारे पास z टाइम्स 1 + 2/x की वैल्यू 1 आएगी, और तुम्हारे पास u टाइम्स 1 + 3/x की भी वैल्यू 1 आएगी। क्या यहाँ से अपन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि x y z u HP में है। तो yx + y बराबर hz + 2z बराबर ux + 3। यहाँ से तो तुम्हें दिखी क्या हो जाएगी, HP है, नहीं दिखा अभी भी। अब तो दिखी क्या होगा।
ट्राई करो, ऑब्जर्व करो, एक्स वाई जेड यू एचपी में। इसको क्या करने का एक और अच्छा तरीका भी हो सकता है, यहाँ पे आप एक इक्वेशन और लो ना यार, कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड एंड जेड स्क्वायर बराबर वाई टाइम्स, ये भी तो बनेगी, ये भी तो बनेगी। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड एंड जेड स्क्वायर बराबर वाई यू, ठीक है। तो अब आपके पास और इक्वेशंस भी है ना यार, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाए एक्स जेड यहाँ पे, और वाई यू जेड स्क्वायर बराबर वाई यू। क्या मैं इन इक्वेशन से अभी यूज कर सकता हूँ? यही ना कर दूँ, यही कर दूँ क्या, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स जेड की जगह मैंने वाई स्क्वायर डाल दिया, अब मैं वाई से डिवाइड कर दूँ, तो एक्स प्लस वन बराबर वाई जेड प्लस टू जेड बाई वाई। अब तुम्हें यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से ये एचपी में निकाल लोगे तो मुझे पता है, यहाँ से ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ से यू कैन फाइंड दिस इन एचपी इजीली। कुछ रखा है क्या यार यहाँ से? अच्छा एक सेकेंड, अरे यार ए बी सी डी के बारे में हमें पता है ना यार, ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी सी डी के बारे में हमें पता है, तो इससे हम बहुत ही इजीली कर सकते थे, इतना सब झोल झाल क्यों किया। बी स्क्वायर बराबर ए सी, इतना सब होता अगर तुम्हें याद नहीं आता, मैंने क्वेश्चन गलत किया, बी स्क्वायर बराबर ए सी एंड सी स्क्वायर बराबर ए डी, यहाँ तक तो कर ही लिया था। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के की पावर टू बाई वाई बराबर के की पावर वन बाई एक्स प्लस वन बाई जेड। अरे यार यही होता है जब आप थोड़ा सा भी एरर कर दो, एरर की एक ही सजा, सोल्यूशन हो जाएगा लंबा, सोल्यूशन लंबा भी हो जाए और जल्द भी हो जाए। यहाँ हमारे पास है ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड बराबर डी की पावर यू, ये के। तो पहला स्टेप तो सही किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बन गया के की पावर वन बाई एक्स, बी बन गया के की पावर वन बाई वाई, सी बन गया के की पावर वन बाई जेड, और डी बन गया के की पावर वन बाई यू। अब मैंने तुमसे बोला था कि ए बी सी डी आर इन जीपी, तो पहली इक्वेशन बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो टू अपॉन वाई बराबर वन बाई एक्स प्लस वन बाई जेड, ए बी सी डी उसमें ना एच पी, तो यहाँ से आ जाए एक्स वाई जेड एच पी में आ जाए, और फिर इसी तरह से तुम्हारे पास टू बाई जेड बराबर वन बाई वाई प्लस वन बाई यू, तो यहाँ से वाई जेड यू भी एच पी में आ जाए, तो इन दोनों का कंबाइन करके एक्स वाई जेड यू एच पी में आ जाए, तो हेंस प्रूफ भी हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक। अब एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक बचता है, अरिथमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स, एएम्स, जीएम्स, एचएम्स, है ना। ये इनकी नॉर्मल थ्योरी तो आसान है, इनकी इनइक्वालिटी से सवाल टफ बनना शुरू होता है, हालांकि वो आपको आरएमओ में ज्यादा आता है, बट एक आध बार तो जेई ने भी पूछा है, तो हम इनइक्वालिटीज भी डिस्कस करेंगे। आज से लेक्चर में हम सिर्फ मीन के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट से मेरे पास दो नंबर है ए और बी,
इनके बीच में मुझे n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं। लेटर से मैंने इनके बीच में a1 a2 a3 से लेकर an तक नंबर इंसर्ट करे। अगर ये सबके सब AP में हो जाए तो ये हो जाते हैं n अरिथमेटिक मीन्स। अगर ये सबके सब GP में हो जाए सबके सब तो ये हो जाता है n ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर सीरीज इज AP, अगर ये सीरीज GP हो जाए तो ये हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन। और अगर ये सीरीज हार्मोनिक मीन हो जाए, हार्मोनिक हो जाए सीरीज, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चली जाए तो ये हो जाता है एन हार्मोनिक मीन। सिंपल। और जैसे अपन ने 2b इक्वल टू a प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c, तो वो वन अरिथमेटिक मीन, वन ज्योमेट्रिक मीन और वन हार्मोनिक मीन। तो अब अगर यहाँ से मुझे कुछ प्रूफ करना है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ ना क्या। अगर मुझे एन मीन्स निकालने हैं तो ये टोटल कितने टर्म हो गए, n+2 टर्म हो गए। और b इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, इनटू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या आ गया, b माइनस a अपॉन n+1। तो an अपने पास आ जाएगा ना। अब अपन इसी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो an विल बी बेसिकली योर n+1th टर्म, n+1th टर्म an होगी। ठीक है, तो मैं इसी अब कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, मेरे पास कॉमन डिफरेंस तो आ ही गया। ठीक है, जैसे मान लो मुझे a4 निकालना है तो a4 क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन a4 है ना, तो इधर पे क्या आएगा 5d। n की जगह 4 डाला ना, an बराबर बेसिकली क्या बनेगा, समझ रहे, ऐसा। तो बेसिकली बीच में देर आर n प्लस ये दो टर्म्स और ये n टर्म्स। ठीक है, ये n टर्म्स। तो एक तरह से तुम मान सकते हो कि an, जब अपन an बोलेंगे तो वो बेसिकली n+1th टर्म ऑफ द AP होगी। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, वो n+1th टर्म ऑफ AP होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली 6 से d आएगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो अपन थोड़ा सा करके देखते हैं। जैसे मतलब 1 और 5 के बीच में मुझे लेटेस्ट से 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने। तो आई थिंक तुमने आंसर गेस कर लिया होगा, 2 3 4 हो जाएगा ना। तो वही अपन डिराइव करते हैं। तो 1 और 5 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन्स करना है मुझे, तो डिफरेंस ये हो जाएगा 5 माइनस 1/4, दैट इज 1। अब मान लो मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, 3am से है ना, मान लो मुझे थर्ड टर्म चाहिए। तो यार AP शुरू किससे हो रही है, 1 से, n-1, n आएगा थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4। nth टर्म मतलब n+1, तो 4 n-1 3 इंटू d1। तो आंसर 4 देख लो, थर्ड टर्म 4 ही है, 2 3 4। समझ है, समझ है, ये चीज समझ में तुम्हें आनी चाहिए, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड मैं कर रहा था और यार एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देंगे। तो मैं तुम्हें कराता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कौन सा कराऊँ, ये वैसे इजी होता है, मैं तुम्हें ये वाला कराता हूँ।
इफ 11 AM, या तुम दोनों ही होमवर्क ले लो यार, क्योंकि ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इफ 11 AM आर इंसर्टेड, ये तो दोनों ही होमवर्क बनते हैं, आर इंसर्टेड between, if 11 AMs are inserted between 28 and 10, find number of integral AMs. Find number of integral AMs, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि if A is the arithmetic mean of B and C and geometric means are G1 and G2, नहीं ये तो इजी है। प्रूव दैट G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब बराबर 2ABC। ठीक है, तो ये आपके दो होमवर्क हो जाए, आई थिंक इजीली कर लो जी। इफ 11 AMs है ना, ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। इफ 11 AMs are inserted between 28 and 10, find number of integral AMs. If A is the arithmetic mean of B and C and GMs are G1 and G2, मतलब B और C के बीच, B और C का अरिथमेटिक मीन A है और B और C के बीच से दो जियोमेट्रिक मीन G1 एंड G2 है, तो ये आपको प्रूफ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।